मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि डॉक्टर भगवान होते हैं। पहले आप 40 साल में गुजर जाते थे तो पता नहीं चलता था, अब 80 तक जीवित हैं तो दर्द कर रहे हैं। मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि सलमान खान को भी है। अब कमर के दर्द की वजह से आप सोचो कितना बड़ा समाज को नुकसान है। अभी हम हरी सब्जियां नहीं खाते, हम उसके बदले बर्गर खा लेते हैं। हम लस्सी नहीं पीते, उसके बदले कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। खर्चा एक्चुअली डॉक्टर के हाथ में होता नहीं है। खर्चे के बहुत सारे कारण होते हैं। जो इलाज आपका अगर हिंदुस्तान में किसी चीज़ का 1 लाख रुपए में हो रहा है तो जान के चलिए अमेरिका में उसके 20 लाख रुपए लग रहे हैं। जितना कोई एसी का मिस्त्री होता है, कार का मिस्त्री होता है, टेलीफोन का मिस्त्री होता है, वैसे हम इस मानव शरीर के मिस्त्री हैं। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अनुराग अग्रवाल और आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमारे चैनल के लिए किया। और पेन मेडिसिन देखते हैं ये। तो सर सबसे पहला क्वेश्चन तो मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपके अंदर डॉक्टर बनने का इंस्पिरेशन कहाँ से आया? ये बड़ा ही अच्छा सवाल आपका है और धन्यवाद हमारा साक्षात्कार लेने के लिए। मेरे बड़े भाई दरअसल डॉक्टर हैं, वो मुझसे बड़े थे, वो पहले सेलेक्ट हुए। उसके अलावा मैंने देखा कि भाई समाज के अंदर डॉक्टरों की आवश्यकता भी है और एक जगह भी है। तो वही एक चीज़ें थी मुझे लगता है जिन्होंने हमें प्रेरित किया कि चलिए मेडिसिन की तरफ, डॉक्टर की तरफ कोशिश करें। और कोविड के टाइम पे तो डॉक्टर वैसे ही भगवान नहीं, देखिए कोविड का टाइम हो या कोई भी टाइम हो, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि डॉक्टर भगवान होते हैं। मेरा मानना ये है कि वो भी इंसान होते हैं, उनकी एक विद्या है जो कि लोगों के काम आती है। लेकिन मेरा ये भी हाथ के हाथ मानना है कि केवल डॉक्टर ही नहीं, एक हॉस्पिटल में हर कर्मचारी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक डॉक्टर। तो हम ज़रूर टीम लीड करते हैं हॉस्पिटल की, लेकिन और दूसरी बात, कोविड में केवल डॉक्टर्स ने नहीं काम किया, दूध वालों ने भी काम किया, पुलिस वालों ने भी काम किया, रेलवे वालों ने भी काम किया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी काम किया और जनता ने भी काम किया। वो तो एक महामारी थी, एक सुनामी की तरह का माहौल था, तो उसमें मुझे लगता है कि समाज के हर लोग ने अपना काम किया। सर ये आपका बड़प्पन है कि समाज के हर लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। सर पेन मेडिसिन भारत की एक तरह से नई विधा है, ठीक है? तो जैसे कहा जा रहा है कि भारत इस तरह से किस तरह से उपचार किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि पेन मेडिसिन है क्या? ये आपने बहुत ही समसामयिक क्वेश्चन पूछा है और उसका कारण ये है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज से 50 साल पहले भारत की जो एज ऑफ लिविंग थी, मैं थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन से बताना चाह रहा हूँ। एज ऑफ लिविंग थी, उसमें औसत आयु करीबन 40 वर्ष थी। आज की तारीख में ये औसत आयु विभिन्न कारणों से, अच्छे खान पान, अच्छे वातावरण की वजह से बढ़ के 80 से 81 साल हो चुकी है। उसका कहने का मतलब ये कि जीवन की उम्र बढ़ती जा रही है, जो अच्छी बात है, बट इसके दुष्परिणाम है कि जीवन के अंदर बढ़ती उम्र के साथ में डीजेनरेटिव बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। डीजेनरेटिव का मतलब, आप इसको अगर मैं आम बोलचाल की भाषा में बोलूं तो मशीन है शरीर भी, एक सबसे कॉम्प्लेक्स भगवान की बनाई हुई मशीन है ये शरीर। तो जब इसका एक समय लगातार होता जाएगा तो ये घिसेगी। जैसे कोई भी मशीन घिसती है, ऐसे ही शरीर की मशीन भी घिसती है। तो उसकी वजह से डीजेनरेटिव प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं और उनकी वजह से क्रोनिक पेन का इंसिडेंस बढ़ रहा है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जैसे स्पाइन है, स्पाइन का मॉडल है, तो इसके अंदर डीजेनरेशन एज के साथ में होना स्वाभाविक है। और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे हमारा खान पान थोड़ा ख़राब भी हुआ है, हम लोग फास्ट फूड खाने लगे हैं, मेहनत कम करते हैं, उसकी वजह से इनमें डीजेनरेशन तेज़ हो रहा है। तो ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ी, इनफैक्ट डायबिटीज़ जिसको शुगर बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, किडनी डिजीज़, इनसे भी ज़्यादा बड़ी समस्या है देश के सामने और विश्व के सामने क्रोनिक पेन। हर 5वां भारतीय, यानी 20 से 30% जनता किसी न किसी कारण से क्रोनिक पेन से पीड़ित है, जिसकी वजह से वो अपना काम नहीं कर पा रहे, वो अपना जीवन अच्छे से नहीं जी पा रहे, और जिसमें से मुख्य कारण उसका कमर का दर्द है। तो पेन मेडिसिन जो विद्या है, ये एनेस्थीसिया विभाग से निकली हुई एक सुपर स्पेशलिटी है और इसके तहत हम लोग मरीज का जो क्रोनिक पेन के होते हैं, किसी भी कारण से हो सकता है, उसका उपचार मिनिमली इन्वेजिव पेन एवं स्पाइन इंटरवेंशन के द्वारा करते हैं। इसको भी मैं सरल भाषा में आपको समझाना चाहूँगा कि आज से 10 साल पहले, अगर आपको याद हो, किसी भी मरीज के बारे में आप सुनते थे कि इनको दिल का दौरा पड़ा है, हार्ट की प्रॉब्लम हुआ है, तो हाथ क्या सुनते थे कि उनका इलाज बाईपास के द्वारा हुआ है, बाईपास सर्जरी हुआ है। लेकिन पिछले 10 साल में आपने अगर ध्यान दिया हो, अब आप सुनते हैं कि उनको दिल की बीमारी हुई और उनका इलाज एंजियोप्लास्टी के द्वारा हुआ है ना। बाईपास बहुत कम लोगों का, बाईपास मतलब ओपन सर्जरी हार्ट की, और एंजियोप्लास्टी मतलब मिनिमली इन्वेसिव उपचार।
तो इसी तरह से पहले जो ऑपरेशन स्पाइन का बड़ा चीरा लगाकर पूरी हड्डी काट के होता था, जिसको लेमिनेक्टमी डिसेक्टमी कहते थे, अभी हम उसको मिनिमली इन्वेजिव तरीके से एक पेन के बराबर और निडल के बराबर औजार से करने में सक्षम है। तो इसी विद्या का नाम पेन मेडिसिन है। सर जैसे ये कहा जाता है कि बिना ऑपरेशन के होता है, तो ये कैसे संभव है कि बिना ऑपरेशन? कि बिना ऑपरेशन मतलब बिना बड़े ऑपरेशन के, मतलब जो काम पहले पूरा यहाँ से यहाँ तक का चीरा लगाकर मरीज को जनरल एनेस्थीसिया देकर पूरा बेहोश करके करते थे, अभी वही काम मिनिमली इन्वेजिव यानी बिल्कुल बहुत छोटे औजारों के माध्यम से, जिसमें मरीज को पूरा बेहोश भी नहीं किया जाता, केवल अक्सर सुन करके उस एरिया को करा जा सकता है, उसी को। सर कितनी जागरूकता है यहाँ के लोगों को इस नई, क्योंकि नई एक तरह से विधा है, और कितनी जागरूकता है इस चीज़ को लेके, और गवर्नमेंट कितना सपोर्ट करती है? गवर्नमेंट का जहाँ तक सवाल है, गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट है, लेकिन अभी चूँकि कोविड की वजह से काफ़ी ध्यान भटका टुवर्ड्स द इन्फेक्टिव डिजीज़ेस, लेकिन अब फिर से गवर्नमेंट इस बारे में सोच रही है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं इनको, वो डायबिटीज़ हो, किडनी डिजीज़ हो, हार्ट डिजीज़ हो, इन सबको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। इसी तरह से क्रोनिक पेन, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट है, उसी वजह से हम लोग यहाँ पे काम कर पा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट है। इसलिए आपको जानकर खुशी होगी कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ का पेन मेडिसिन का जो यूनिट है एनेस्थीसिया विभाग के अंदर, ये देश के सबसे ज़्यादा सक्षम यूनिट्स में से एक है, जहाँ पर हम अपने रोगियों को विश्व स्तरीय पेन मेडिसिन की सुविधाएं दे पा रहे हैं। जहाँ तक आपने पूछा कि जो है जनता में कितनी जागरूकता है, आपने बिल्कुल सही बोला कि नई ब्रांच है, थोड़ा समय लग रहा है, बट दिन व दिन हमारे रोगियों की संख्या जो हमारे तक पहुँच पा रहे हैं, जिनकी मदद कर पा रहे हैं, ये बढ़ रही है, और उसमें आप जैसे साथियों का योगदान भी बहुत ही सराहनीय और अपेक्षित है, क्योंकि जनता की अगर नॉलेज बढ़ेगी तो उनको ही फ़ायदा भी होगा। सर किन किन बीमारियों का इलाज संभव है इससे? इसमें देखिए, सबसे पहले तो मैं नाम अगेन लूँगा क्रोनिक पेन में, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कमर का दर्द। ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कि देश के हर घर में कोई ना कोई इसका रोगी है, और इसके बहुत सारे कारण होते हैं, तो कारण के अनुसार इसका इलाज होता है। किसी मरीज का स्लिप डिस्क हो सकता है, जिसकी वजह से उसकी नस दबे और उसको शियाटिका हो। किसी बुज़ुर्ग महिला की हड्डी दब सकती है, जैसे आप ये देख रही हैं कि हड्डी चौड़ी है, ये चौड़ी है, ये दब गई है, तो इसे बोलते हैं कंप्रेशन फ्रैक्चर। ये बुज़ुर्ग महिलाओं में और पुरुषों में, ख़ास तौर से महिलाओं में, ये भीषण कमर दर्द का सबसे कॉमन कारण है। कमर दर्द की समस्या सच में ये तो रेगुलर ही है, मेरी मम्मी को है, या फिर अगर अड़ोस पड़ोस में भी पूछो ना तो कमर दर्द से परेशान है, जोड़ के दर्द से परेशान है। तो इसका क्या है, इससे कैसे मतलब छुटकारा पा सकते, क्या इलाज? सबसे इम्पॉर्टेंट वही है कि आप एक अच्छे पेन फिजिशियन से पेन मेडिसिन में जाकर मिलें, तो उसमें क्योंकि कमर के इतने सारे स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इनमें से हर स्ट्रक्चर पेनफुल हो सकता है, उन सबका इलाज अलग अलग है। तो हमारी विद्या यही है कि हमारा स्पेशलाइजेशन इसी बात का है कि हम दर्द किस कारण से है उसका पता करें, फिर उसका निवारण करें। दूसरे नंबर पे आता है घुटनों का, कूल्हों का और कंधे का दर्द। बहुत ही कॉमन बीमारी अगेन, घुटने का दर्द मुझे लगता है सभी को होना है, एक 60 साल बाद शायद मुझे भी होगा। तो वो एज अगेन वो डिजेनरेटिव कंडीशन है, घुटने में खराबी नहीं है, घुटने घिस गए हैं। तो पहले आप 40 साल में गुजर जाते थे तो पता नहीं चलता था, अब 80 तक जीवित हैं तो दर्द कर रहे हैं। इसी तरह से कंधे का फ्रोजन शोल्डर बहुत ही कॉमन बीमारी की, हाथ उठने का डायबिटीज़ के बाद, तो वो इन सब का। उसके अलावा कैंसर का दर्द, कैंसर के आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 80 से 90% रोगी इस बात से चिंतित नहीं होते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाएगी। वो एक समय के बाद उसको स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ भाई मरना तो है, उनका परिवार भी स्वीकार कर लेता है। वो परेशान होते हैं भीषण दर्द से बहुत। एक्चुअली सर इस क्वेश्चन का एक है कि मेरे मामा थे, मतलब 32 एज की उनकी एज थी, तो मेरे मामा को लाइक दर्द इतना ज़्यादा हो, इतना पेन हो कि कोई संभाल ना पाए, चाहे हम कितना भी दबा लें, कितना भी कुछ कर लें, तो वो ठीक ही नहीं हो उस दर्द। ये तो हमें पता है कि कैंसर है, कभी ना कभी तो जाना है, वो तो हर इस चीज़ की है, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा। तो इस पर मतलब क्या? हाँ, तो इसका वही कि आप अगर किसी अच्छे पेन फिजिशियन से मिलेंगे तो उसका कारण पता करेंगे, और इसको बहुत इफ़ेक्टिवली इसको जो है हम लोग मैनेज कर सकते हैं, वो करते हैं, रेगुलर बेसिस पर ही करते हैं। उसके अलावा होता है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। इस बीमारी का नाम ही सुसाइड डिजीज़ है, जो मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि सलमान खान को भी है, जिसमें चेहरे पे करंट जैसे झटके लगते हैं, उस बीमारी का। उसकी वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं, अपनी जीवन दे देते हैं अपना। तो उसका इलाज
ब्यूटीफुल इलाज हमारे पास अवेलेबल है और हम लोग रेगुलर करते हैं। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि उत्तर प्रदेश का भी इसमें सम्मान की बात है कि हमारे पास पूरे देश के अलग अलग प्रांतों से, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, अभी तो महाराष्ट्र से अभी जो लेटेस्ट मरीज आए थे 1100 किलोमीटर दूर से, वो चल के अपने इलाज कराने यहाँ आ रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे और भी कारण हैं। नर्व्स का पेन, जिसको न्यूरो पेन बोलते हैं, उसका इलाज भी, जैसे सिर दर्द, ये गर्दन का दर्द बहुत कॉमन अगेन। अब ऐसे आप बहुत लोगों को जानते होंगे शायद जिन्होंने अपना यंग है, 25-30 साल के हैं, लेकिन काम धंधा छोड़ रखा है, घर पे पड़े हैं। क्यों? कमर का दर्द है साहब। अब कमर के दर्द की वजह से आप सोचो कितना बड़ा समाज को नुकसान है कि वो आदमी जिसको जाकर समाज में कंट्रीब्यूट करना चाहिए था, नौकरी करनी चाहिए थी, घर परिवार पालना चाहिए था, वो एक्चुअली घर पे बोझ बन के पड़ा हुआ है। तो ये कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। तो हम पेन मेडिसिन के जो विशेषज्ञ, जिनको पेन फिजिशियन बोलते हैं, हम लोग इस चीज़ को कॉम्बैट करने की अपने स्तर पर जितना हो सके कोशिश कर रहे हैं। सर अच्छा, अब तो नॉर्मली ये भी होने लगा कि बच्चों को भी दर्द होता है, कुछ बच्चे उनको भी कमर का दर्द, स्पेशली थोड़ा बहुत मैं भी अपने ऊपर कहूँगी। तो इसका क्या असर है? लाइक खान पान की चीज़ें हैं या फिर हम अपने नैतिक जीवन में वो चीज़ नहीं अपना पा रहे हैं? इसमें एक्चुअली सबसे कॉमन इसका कारण है, अगर बिल्कुल छोटे बच्चों की हम बात करें तो उनके तो कुछ डिफरेंट कारण होते हैं, बट अगर हम एडोलेसेंट और यंग जनरेशन की बात करें तो इसमें बहुत कॉमन कारण है लाइफ स्टाइल, जिसमें लाइफ स्टाइल में कि हमारी एक एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। आपको पता शायद हो ना हो, लेकिन आपके दादाजी और उनके सीनियर लोग जो रहे होंगे घर में, वो रोज़ उनका सुबह का नियम था कि सुबह उठेंगे, बगीचे जाएंगे, कुछ करेंगे, घूम कर 4 किलोमीटर टहल के तब आएंगे। अभी हमारा वो सब खत्म हो गया है। दूसरा, एसी वातावरण, हम लोग धूप में जा ही नहीं रहे, तो सबके अंदर विटामिन डी की कमी है। और सबसे बड़ी बात वही है कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। जब से सिटिंग जॉब बढ़ी है तब से हम लोग 8-8, 10-10 घंटे कुर्सी पे बैठे रहते हैं, बीच में हिलते ही नहीं। तो ये सारे कारण हैं। और तीसरे चौथी चीज़ जो है, अच्छे न्यूट्रिशन का ना होना। अभी हम हरी सब्जियां नहीं खाते, हम उसके बदले बर्गर खा लेते हैं, हम लस्सी नहीं पीते, उसके बदले कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं शरीर को। सर इतना अच्छा इलाज है तो लाइक खर्च क्या है? अभी जैसे कुछ लोगों को जागरूकता, जैसे मैंने बताया कि बहुत कम लोगों को है, और जिनको है उनको भी मतलब इलाज के बारे में सोच के लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि जैसे कैंसर का इलाज होता है उसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, हमें पता होता है, तो लोग डर जाते हैं यार इतना पैसा जो गरीब आदमी कहाँ से दे। तो इस कितना इलाज का खर्च? वो डिपेंड करता है कि किस रोगी को हम क्या कारण ढूंढ पा रहे हैं कि उसका किस चीज़ का इलाज होना है। खर्चा एक्चुअली डॉक्टर के हाथ में होता नहीं है, खर्चे के बहुत सारे कारण होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि सरकार का इतना अच्छा चल रहा है कि अगर कोई मरीज वाकई में गरीब है तो उनके पास आयुष्मान कार्ड है, उसके थ्रू उसका कार्ड हो जाता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री राहत कोष हैं, उनके थ्रू हो जाता है। और किसी भी सूरत में जो मिनिमली इन्वेजिव उपचार है वो ओपन सर्जरी यानी बड़े ऑपरेशन के मुकाबले सस्ता ही पड़ता है। तो ऐसा फिक्स बता पाना कि किस चीज़ में कितना लगेगा वो तो स्पेसिफिक कंडीशन के बता सकते हैं, बट हाँ ये वेरी वेल इन रीच। और मैं एक और आपको बात बताऊं कि जो इलाज अगर, और ये हमारे यहाँ के लिए नहीं है, पूरे देश के बारे में है कि हमारे हिंदुस्तान में जो हमें महंगा लगता है वो इलाज एक्चुअली दुनिया में सबसे सस्ता है। जो इलाज आपका अगर हिंदुस्तान में किसी चीज़ का 1 लाख रुपए में हो रहा है तो जान के चलिए अमेरिका में उसके 20 लाख रुपए लग रहे हैं। तो ये मैं कुछ कंपैरिजन के लिए नहीं बता रहा, बट जस्ट मैं जनता की जागरूकता के लिए बता रहा हूँ। तो इलाज बिल्कुल कंफर्टेबली ज़्यादातर मरीज करा पाते हैं। ये क्वेश्चन है कि जैसे बाहर से विधाई है और यहाँ भारत में, तो उपकरण कितने मौजूद है और कितने संस्थान इस तरह से ये वाला इलाज, जैसे पेन मेडिसिन की बात करूँ तो कर रहे हैं अभी? देखिए नंबर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और अच्छी बात यह है कि हम दुनिया में किसी से पीछे नहीं हैं। हाँ ये बात ज़रूर है कि कुछ एक दो उपकरण ऐसे हैं जो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, परंतु हमारे सिस्टम ने, हमारी सरकार ने, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, डायरेक्टर मैडम ने, सब ने बहुत सपोर्ट किया है। तो हमारा अपना जो यहाँ का पेन मेडिसिन OPD सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और हम पूरी दुनिया में जो आपको इलाज किसी भी बीमारी का मिल सकता है पेन से रिलेटेड, वो हम यहाँ पर कर पाने में सक्षम है और कर रहे हैं अपने मरीजों का। तो बाकी जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं तो ये मैंने जैसे बताया कि नई विद्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है नंबर। अभी यहाँ पे लखनऊ के अंदर हमारे यहाँ SGPGI में और KGMU में, उसके अलावा एम्स में, सारे एम्स में पेन मेडिसिन का इलाज उपलब्ध होने लगा है धीरे धीरे। हमारे यहाँ पर ही फेलोशिप चल रही है पेन मेडिसिन की, तो 2 डॉक्टर साहब भी उनकी ट्रेनिंग चल रही है। तो हमें उम्मीद है कि वो भी जाएंगे तो कहीं नौकरी करेंगे या अपना काम करेंगे, तो धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा है।
सर अच्छा ये थोड़ा सा क्वेश्चन हटके होगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं लाइक अभी जो हैं मैं हूँ वैसे पानीपत हरियाणा से, लखनऊ में मेरे मामा वगैरह सब लोग रहते, नाना नानी। तो इधर डॉक्टर्स कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो सिर्फ पैसा लेना जानते हैं, कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो इलाज भी करते हैं। तो जो पैसा लें उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कुछ डॉक्टर्स? ये मैं थोड़ा इस बात से डिसएग्री करूँगा। उसका कारण ये होता है, देखिए डॉक्टरी विद्या एक ऐसी विद्या है जिसमें कि जैसे मैंने आपको सबसे पहले टोका कि हम भगवान नहीं हैं भाई। अगर कोई डॉक्टर आपको भगवान बोल रहा है, जो मैं जानता हूँ कि कोई नहीं बोलता है, तो वो गलत बोल रहा है। मैं इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताता हूँ कि हम दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन जिसको मानव शरीर बोलते हैं, उसके एक बहुत ही हम्बल इनकॉम्पिटेंट मिस्त्री हैं। उतना ही है जितना कोई एसी का मिस्त्री होता है, कार का मिस्त्री होता है, टेलीफोन का मिस्त्री होता है, वैसे हम इस मानव शरीर के मिस्त्री हैं। तो आप जब भी आप किसी के यहाँ जाते हो, कार ठीक कराते हो, कार ठीक नहीं होती तो आप उसको चोर नहीं बताते हो ना, आप दूसरे मिस्त्री के पास जाते हो। तो सेम आपको भाव डॉक्टर के प्रति रखना है। मैं अपनी टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, और ये देखिए इसको आप अदरवाइज भी सुन लीजिए, मैं बनिया आदमी हूँ, बाई कास्ट आई एम अग्रवाल। मैं आपको ये बताता हूँ भाई, कोई भी डॉक्टर ये चाहता है कि उसका एक मरीज़ ठीक हो जिससे दूसरा मरीज़ उसके आए, वो चाहे सरकारी में हो चाहे प्राइवेट में हो। तो हम हर मरीज़ के साथ, और हर डॉक्टर, हम ही नहीं, हर डॉक्टर हर मरीज़ के साथ उतनी ही मेहनत करता है और उतना ही उसके लिए अच्छा सोचता है, क्योंकि मरीज़ का नुकसान होने से डॉक्टर का कभी भला होना ही नहीं। फिर जहाँ तक आई पैसे की बात, आपने बताया पैसे के बारे में, मैंने बताया पैसे का ज़्यादातर टाइम फैक्टर डॉक्टर के कंट्रोल में ही नहीं होता। अगर आप मेदांता जा रहे हैं तो मेदांता में जिस डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं वो वहाँ पे एम्प्लॉयड सैलरीड एम्प्लॉई है, वहाँ का मालिक नहीं है। वहाँ का कमरा वो 15,000 रुपये का है कि 2,000 रुपये का है, वो उसके हाथ में नहीं है। वो आपके 2 रुपये बढ़ा नहीं सकता, 2 रुपये कम नहीं कर सकता, वो रेट तय कोई और कर रहा है। सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर जो गवर्नमेंट के बनाए हुए रेट्स हैं वो हैं। मेरा अपना क्लिनिक भी इवन हो तो अब भी पैसा लेने के लिए बिल्कुल है भाई। अगर पैसा डॉक्टर नहीं कमाएगा तो अपना परिवार कैसे चलाएगा? हर कोई, आप भी काम करते हो तो सैलरी के लिए करते हो, तो हम भी हर डॉक्टर लेना चाहता है, लेकिन नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ पेशेंट्स लाइफ और नॉट विलिंग टू हैव द पेशेंट्स वेल बीइंग। वो चाहता है कि मरीज़ ठीक हो भाई। अगर दुर्भाग्य से मरीज़ ख़राब भी होते हैं, मैंने बताया कि भाई सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है। अच्छा, एक और मैं आपको मुझे एक बात बताता हूँ, मेडिसिन यानी डॉक्टरी दुनिया की अकेली विद्या है जहाँ पर कि 2+2 इज़ नेवर अ 4, नेवर अ 4। इट कैन बी 4 lakh, इट कैन बी 0.4, बट इट इज़ नॉट 4, क्योंकि हर शरीर अलग है। भगवान ने इतना कॉम्प्लेक्स बनाया है सिस्टम कि हम हर मरीज के लिए चाहते हैं कि उसको मैक्सिमम फ़ायदा हो। भाई मेरा नुकसान उसमें कैसे है? मैं तो एफर्ट कर ही रहा हूँ ना, तो मैं क्यों चाहूँगा कि मेरे करे हुए एफर्ट का फ़ायदा ना आए, रिजल्ट ना आए? आप नहीं चाहोगे ना। तो वैसे ही अपने साथ भी है। तो मैं सच में ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि कोई भी डॉक्टर अपने लेवल पर, हाँ मैं मानता हूँ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मैं ये भी मानता हूँ कि कई बार मानवीय भूल भी हो जाती है, है ना, कि भाई हमारे 100 मरीज की ओपीडी लगी है, अब किसी मरीज का कोई फाइंडिंग एग्जामिनेशन से रह गई, हो सकता है, तो मैं अगली बार उसको देखूंगा, है ना। और फिर सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो भाई इतने सारे विद्याएँ हैं, इतने सारे डॉक्टर्स हैं, आप दूसरे पे चले जाइए। तो मेरा इस बारे में ये है। हमारे साथ अभी थे अनुराग अग्रवाल, डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, बहुत ही अच्छे से सुलझे हुए प्रश्नों का उत्तर दिया। और सर एक आखिरी प्रश्न, जो जिनको ये दर्द है, जिनसे ये दर्द होता है, परेशान है, तो वो पेन मेडिसिन में किस तरह से आ सकते हैं, किस तरह से यहाँ पे इलाज करवा सकते हैं, थोड़ा सा बताइए। देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गोमती नगर, लखनऊ में स्थित है। और यहाँ पर हमारी पेन मेडिसिन ओपीडी कमरा नंबर 35 अभी है, 35 ओपीडी 2 में। तो यहाँ पर ये ओपीडी आप किसी भी दिन आ सकते हैं। वैसे ये हफ्ते में 4 दिन चलती है अभी, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। तो सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक का ओपीडी टाइम है, लेकिन यूजुअली जब तक पेशेंट रहते हैं हम लोग देखते हैं, बोले 4 बजे 5 बजे, तो वो देखते हैं। ऐसे तमाम जानकारी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहे RNI के साथ। मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।